बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से भी कश्तियाँ निकल सकती हैं। यूं हौसला हार कर अपने इरादे ना बदल मुसाफिर, किस्मत कभी भी बदल सकती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इफेक्टिव स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, मैंने अभी शायरी आपको सुनाई, इसका मतलब सिर्फ इतना सा रहा है कि प्लीज़ दोस्तों किसी भी मजबूरी को अपने सामने मत आने देना, हौसला मत हारना। किस्मत कभी भी बदल सकती है। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो किस्मत को झक मार के आपको सफलता के रूप में परिणाम देना पड़ेगा। बाकी दोस्तों, मैं यहाँ पर आपके साथ मुकेश आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ रेगुलर। मेंसुरेशन की जो सीरीज चल रही थी वो कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। मैंने मेंसुरेशन में 2D के अंदर जो भी 2 डायमेंशनल जो भी फिगर आते हैं वो मैं कंप्लीट कर चुका हूं, जिसके अंदर ट्रायंगल, सर्किल और क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज, सभी प्रकार के चतुर्भुज, सभी प्रकार के त्रिभुज और वृत्त मैं कंप्लीट कर चुका हूं। आज दोस्तों 2D से जितने भी आपके रेलवे के अंदर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सबको मैं डिस्कस कराऊंगा और देखेंगे आप किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो मैंने थ्योरी जिस लेवल की आपको कराई है क्या उस थ्योरी से बाहर जा रहे हैं क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, आप खुद डिसाइड कर पाएंगे क्या जो मैंने कितनी रिलेवेंट थ्योरी, कितना रिलेवेंट कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए हैं, आप खुद इस चीज़ को जज कर पाएंगे। तो देर ना करते हुए दोस्तों, क्वेश्चन आज ज़्यादा हैं तो थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ कुछ जो मैं क्वेश्चन का सोर्स में ले रहा हूं। दोस्तों ये रेलवे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बुक है। जो भी एस्पिरेंट रेलवे की तैयारी कर रहा है तो प्लीज़ इस बुक को ज़रूर कर लेना। ये सीधे सीधे आपके लिए एक कहते हैं ना जड़ी बूटी साबित होने वाली है। ठीक है, इसको घोर के पियोगे तो भाई मैथ के अंदर कुछ नहीं है, मतलब इससे बाहर कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये सीधे सीधे आपको एक आईना के रूप में साबित होगी आपके एग्जाम के लिए। तो इसी के दोस्तों मैं सेट कराने वाला हूँ आपको आज की वीडियो में। जितने भी 2D से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम के अंदर वो सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस कराऊंगा। लगभग 30 से 32 क्वेश्चन ग्रुप डी के अंदर पूछे गए हैं। कल की वीडियो में NTPC के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो डिस्कस कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है इसका, भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग जिसकी भुजाएं 72 मीटर, 30 मीटर तथा 78 मीटर हैं, तो 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से आपको क्या दे दिया है, 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से उसको समतल करने की लागत क्या होगी। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास में 200, 210, 220 और 216। क्वेश्चन समझने की कोशिश करो दोस्तों। क्या है, आपको दिया एक त्रिभुजाकार पार्क है जिसकी भुजा है 72, 30, 78 और इसको समतल करने का जो रेट दे रखा है, जो दर दे रखी है वो दी है आपको 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर। आप वर्ग मीटर से अंदाजा लगाएंगे कि आपको क्षेत्रफल निकालना है। दोस्तों अगर सिर्फ मीटर होता है यहाँ पर तो परिमाप निकालने की बात होती, या कुछ और होता तो उसी से हम डिसाइड करते क्या चीज हमको निकालनी है। ठीक है दोस्तों, वर्ग मीटर दिया है मतलब आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो मैं क्या करूं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब दोस्तों सबसे बड़े मजे की बात क्या है, आप ये समझेंगे कौन सा त्रिभुज होगा ये, तो थोड़ा सा कोशिश करना समझने की। बाकी जो मैंने आपको कल फार्मूला बताया था, हीरोज फार्मूला जो बताया था, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ये बताया था मैंने आपको। इससे आप S क्या होता है, इसमें A प्लस B प्लस C/2 होता है। यहाँ से आप S निकाल करके त्रिभुज का एरिया आप निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा एडवांस बता रहा हूँ क्या है। एक बात बताइए, 72, 30, 78, अगर 78 को मैं ब्रेक करूं तो 13 गुणा 6 हो रहा है। और जहां आपने 13 पकड़ा और त्रिभुज की बात हो रही है तो भैया 13, 5, 12 ये ट्रिपलेट कहीं ना कहीं लग रहा होगा। तो क्या दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये ट्रिपलेट इसमें लग रहा है, क्यों? क्योंकि इसको क्या मैं 6 गुणा 5 लिख सकता हूं, इसको क्या मैं 6 गुणा 12 लिख सकता हूं। तो आप देख रहे हैं कि 6 से सब में गुणा हो रही है। अगर इसको मैं 6 से गुणा कर दूं इस ट्रिपलेट को तो क्या 13 छक्का 78, 13 वो 6 पंजे 30 और 12 छंग 72, यही भुजा मुझे मिलने वाली है। तो अगर मैं एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दूं जिसका कर्ण क्या है 13 और जिसका आधार क्या, लंब क्या है 12 और आधार क्या है 5 है,
6 से गुणा करनी है, वही भुजा निकल के आ जाएंगी आपके पास। तो इस समकोण त्रिभुज का ये त्रिभुज कौन सा बन जाएगा दोस्तों? समकोण बन जाएगा। तो इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं जानता हूं क्या होता है, 1/2। आधार आधार कितना हो जाएगा, 5 गुणा 6, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 12 गुणा 6। 2 से 3 बार कट जाएगा, और ये हो जाएगा 5 3 15 गुणा 12 गुणा 6, 15 और 12 180 गुणा 6, और दोस्तों ये आ जाएगा आपका 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर दे रखा है, तो 20 पैसे से गुणा कर दोगे तो 20 पैसे का मतलब हो गया 20/100। तो यहाँ से आ जाएगा ये 1/5, और 5 से अगर भाग करोगे इसे तो 5 3 15, 3 बचा, 5 6 30, तो ये आया 36 और गुणा 6, और 36 गुणा 6 होता है दोस्तों आपके पास 216 रुपये। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, 216 रुपये आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये करने का हुआ आपका, ये मैंने आपको दोस्तों बताया, इतना टाइम लगा है। अगर आप विजुलाइज कर पाए क्वेश्चन को, अगर आपने ट्रिपलेट पहचान लिया दोस्तों, सेकंडों में क्वेश्चन को खत्म कर दोगे आप। क्यों? आप डायरेक्ट पहुंचोगे, भाई ये ट्रिपलेट पढ़ रहा है, ट्रिपलेट में कर्ण को हटाओ अलग, इन दोनों की गुणा करो 72 और 30 की, और जो रेट दे रखा है 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर, रुपए में चेंज करोगे, ये आया 5 5 6 30, 2 3 6 और 72 3 216। भाई साहब 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने वाला है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया, और यही क्वेश्चन दोस्तों आप अगर हीरोज फार्मूला से करेंगे आंसर तो भी आएगा, लेकिन जो हीरोज फार्मूला से करेगा सिलेक्शन नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि वो भाई उससे ये ज़्यादा पहले कर गया। भाई अगर 1 करोड़ फॉर्म पड़े हुए हैं और सिलेक्शन कितने को लेना है, 1 लाख वैकेंसी भी नहीं है मिला करके, तो कैसे बाहर होंगे ये बंदे? ऐसे बाहर होंगे दोस्तों, कुछ हीरो के चक्कर में पड़ जाएंगे, और कुछ जो स्मार्ट होंगे ऐसे निकल जाएंगे क्वेश्चन करके। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक समांतर चतुर्भुज PQRS समांतर है, पैरेललोग्राम है दोस्तों ये PQRS, जिसकी भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तथा एक विकर्ण दोस्तों आपको दिया है जो कि कितना है, 10 सेंटीमीटर लंबा है। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई लगभग क्या होगी? दूसरे विकर्ण की लंबाई आपसे पूछी है दोस्तों, ऑप्शन दिया है 17.5, 18, 17 और 17.8, ये आंसर मतलब ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। तो समांतर चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था। अगर जिन बंधुओं ने या बहनों ने अगर वीडियो नहीं देखी है मेरी प्रीवियस, तो प्लीज जाके देख लेना, मैंने सब कुछ डिस्कस कराया है। ये क्या एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये बी हो गया। अगर ये इसका डायगोनल्स D1 है और दूसरा विकर्ण इसका D2 है, तो इसमें एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी दोस्तों आपको, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। वहां मैंने इसको L और B माना था, यहां पर मैंने A और B मान लिया है। तो मानने को दोस्तों कुछ भी मान लो, जो आपका मन करे वो मान लेना, लेकिन प्रॉपर्टी यही रहने वाली है क्या, कि डायगोनल्स के स्क्वायर का सम बराबर होता है वो जो भुजाएं दे रखी हैं उसके स्क्वायर के सम के 2 गुने के। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी मैं यहाँ लगा दूंगा। एक विकर्ण मुझे 10 दे रखा है तो ये 100 हो जाएगा, दूसरा विकर्ण मुझे निकालना है बराबर 2, ये हो जाएगा आपके पास 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 144। इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ये आपके पास में 4 और 4 8, 6 और 4 10 का 0 हासिल 1, और ये 2 हो गया 208 गुणा 2, तो ये आ जाएगा दोस्तों 416 आ जाएगा। इसमें से अगर मैं ये घटाऊंगा 100, तो मेरे पास D2 स्क्वायर बराबर आ जाएगा, D2 स्क्वायर बराबर आ जाएगा 316। अब दोस्तों अगर ऑप्शन के पास जाते हो आप, तो कहीं भी ऑप्शन आपको ऐसा नहीं दिख रहा है जो आंसर आ रहा हो, लेकिन एक चीज समझ रहा, उसने कहा है कि लगभग में विकर्ण की मान ज्ञात कीजिए। तो अगर मैं 300 के आसपास कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर आपको पता है, तो 300 अगर आप देखोगे 17 का स्क्वायर दोस्तों होता है 289, और 18 का स्क्वायर होता है 324। ठीक है दोस्तों, इसके बीच में पड़ रही है क्या, 17 और 18 के बीच में आपका विकर्ण आने वाला है, और 17 और 18 के बीच में कौन सा ऑप्शन है दोस्तों। अब अगर 2 ऑप्शन बच रहे हैं आपके पास, 17.5 और 17.8। अगर 17.5 की बात करोगे तो 17 पॉइंट ये कितना ज्यादा है, यहां से जरा कोशिश कीजिए समझने की। ये 289
289 और 324 में कितने का डिफरेंस है? ये आ जाएगा 14 में से 9 गए तो 5 और 11 में से 8 गए 3, 35 का डिफरेंस है। और अगर आधा कर दोगे 17 का डिफरेंस है। अगर 17 अगर इसमें जोड़ोगे 289 में 6 8 9 1 10 306, 306 से ऊपर जा रहा है। अगर 17.5 का होता तो लगभग जाता आपका कितना 289 प्लस 17 के आसपास जाता, 306 के आसपास जाता, लेकिन 306 से ऊपर जा रहा है। इसका मतलब 17.8 का ये स्क्वायर रूट होगा दोस्तों। ऐसे आप अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। मैंने आपको ये तरीका बताया अप्रोक्सीमेशन यूज करने का। आपने देखा कि 316 अंडर रूट में आ रहा है, आंसर मेरा यहीं कहीं जाएगा। तो आपने देखा 17 और 18 के स्क्वायर के बीच में आता है, और 17 और 18 के स्क्वायर के बीच में दो ऑप्शन दे रखे हैं, 17.5 और 17.8। तो आप देख रहे हैं इसके मिडल में कौन सा नंबर आएगा? इसके मिडल में नंबर आ रहा है दोस्तों, अगर इसका आधा करेंगे डिफरेंस कितना आया 35, 35 का आधा करेंगे 17। अगर 17 अगर आप इसमें जोड़ते थे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 306 आ जाएगा। लेकिन ये 306 से ऊपर जा रहा है, मतलब 17.5 से ऊपर आपका आंसर आने वाला है, जो कि हो जाएगा 17.8। इस तरह से दोस्तों ये वाली प्रॉपर्टी मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़ा चुका हूं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:1। मतलब लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दोस्तों आपको कितना दिया? 3:1। और क्या दिया? यदि इसका परिमाप 96 मीटर है, आपको क्या दे दिया? परिमाप दे दिया। परिमाप है 96 मीटर। तो आपसे पूछा है आयत की लंबाई कितनी होगी, मतलब L पूछा है आपसे, लंबाई पूछा है। ऑप्शन दिए हैं आपको 48 मीटर, 24 मीटर, 36 मीटर और 12 मीटर। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को करते हैं। अगर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:1 है तो इसका मतलब इसका परिमाप क्या होगा दोस्तों? परिमाप क्या होता है? 2L + B होता है। अगर मैं लंबाई 3 यूनिट मानता हूं और चौड़ाई 1 यूनिट मानता हूं तो इसका मतलब L + B कितना? 4 यूनिट हो जाएगा। 2 से गुणा कर दोगे तो 8 यूनिट का परिमाप आने वाला है आपका। और सवाल के अकॉर्डिंग कितना है? 96। तो 8 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 96 हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 8 × 8 8 दूनी 16, 12 हो गई। आपसे पूछा लंबाई क्या होगी, तो लंबाई कितनी होगी दोस्तों? 3 यूनिट है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 3 × 12, 12 × 3 = 36। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। सिंपल क्वेश्चन था। परिमाप वाला क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। परिमाप क्या होता है आयत के अंदर? 2L + B होता है। ठीक है दोस्तों, बहुत डिटेल में मैंने आपको बताए हैं ये सारे कॉन्सेप्ट। प्लीज वीडियो को देखे जाके कॉन्सेप्ट क्लासेस की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि की जाती है, मतलब लंबाई में दोस्तों हो रही है 8% की वृद्धि और चौड़ाई में हो रही है 12% की वृद्धि, तो आपसे पूछा है दोस्तों आयत के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी, ये पूछा है आपसे। ऑप्शन है 20.96%, 22%, 24% और 20%। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको परसेंटेज में भी डिस्कस कराऊंगा मैं, लेकिन यहाँ भी जब हम क्षेत्रफल वगैरह या आयत 2D को पढ़ रहे हैं, आयत का नाम आया तो इस क्वेश्चन को यहाँ भी डिस्कस कर ले रहे हैं। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन कभी ऐसा आया आपके पास में, आयत में भी आता है, वर्ग में भी आता है, किसी में भी आ सकता है, बेलन, शंकु, किसी पे भी ये क्वेश्चन बना सकता है। तो कभी भी अगर किसी भी भुजा में इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट का क्वेश्चन आए और बाद में आपसे क्षेत्रफल में इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट पूछे, तो आप एक चीज ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन आपका जो परसेंटेज दे रखी है नॉर्मल परसेंटेज है, नॉर्मल का मतलब सीधी सीधे परसेंट है, 10, 12, 18, 20 ऐसी दे रखी है। अगर परसेंटेज फ्रैक्शन में है तो तरीका अलग होगा करने का, अगर सीधे सीधे परसेंटेज है तो तरीका मैं आपको अलग बता रहा हूं। मैं दो तरीके आपको क्यों बता रहा हूं करने के, क्योंकि एग्जाम के अंदर दोस्तों आपका सिर्फ खेल होता है टाइम मैनेजमेंट का। जिस स्टूडेंट ने टाइम मैनेजमेंट कर लिया, अच्छे तरीके एग्जाम के अंदर लगाए, वही सिलेक्शन लेता है। बाकी क्वेश्चन करने को जितने एग्जाम के अंदर आते हैं घर पे बैठ के करोगे क्वेश्चन सारे हो जाते हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर जिस बंदे ने टाइम मैनेजमेंट कर लिया वही सक्सेस होता है। और टाइम मैनेजमेंट दोस्तों ऐसे ही होता है कि एक क्वेश्चन को आपको पता होना चाहिए किस तरीके से करना है। सिर्फ एक किताबी लैंग्वेज नहीं रटनी है कि इस क्वेश्चन का तरीका यही है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए मुझे यही तरीका लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं तरीका बता रहा हूं, अगर सिर्फ
नॉर्मल परसेंटेज दे रखी हो जिसमें फ्रैक्शन वगैरह कुछ भी ना हो, तो सीधे आप क्या करेंगे, क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है आपका, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। अगर किसी भी दो क्वांटिटी का कोई प्रोडक्ट है या किसी भी दो लंबाइयों का कोई प्रोडक्ट है, तो आपको क्या लगाना है दोस्तों कि 8% की वृद्धि हो रही है तो 8, यहां भी वृद्धि हो रही है +12, प्लस 8 गुणा 12/100। तो इस तरह से ये कितना आ जाएगा दोस्तों 20, और ये कितना आ जाएगा +96/100। 100 हटाओगे तो कितना आ जाएगा 20.96%। ये दोस्तों वृद्धि आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर क्वेश्चन ये होता, सपोज दैट मैं कह दूं यहां पर 16 सही 2/3% की वृद्धि हुई है लंबाई में, और चौड़ाई में 12 सही 1/2% की कमी हुई है, तब बताइए क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप इस तरह से करेंगे तो इस तरह से होगा, 16 सही 2/3%, कमी हो रही है तो -12 सही 1/2%, फिर प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस आ जाएगा, फिर 16 गुणा 2/3%, 16 सही 2/3% गुणा 12 सही 1/2% बटे 100 करोगे तो दोस्तों यहां पर खो जाने हो भाई, यहां से मंजिल नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो आपको तरीका फिर बदलना पड़ेगा। फिर तरीका क्या होता है दोस्तों, वो सक्सेसिव का तरीका आता है, उसको भी मैं यहां डिस्कस कर देता हूं। क्या होता है, अगर मैंने क्वेश्चन यहीं पर आपको दे दिया, यही वाला क्वेश्चन मैंने बना दिया कि भैया 16 सही 2/3% की वृद्धि हो रही, तो 16 सही 2/3 का मतलब होता है 16 3 48 और 2 50, 50/100 मतलब 1/2 मतलब 1/6, मतलब 6 अगर उसकी लंबाई पहले थी, 1 की वृद्धि हो गई तो 6 से कितनी हो गई 7 हो गई। अगर मैं यहां बात करूं कि 12 सही 1/2% की कमी हो रही है, तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू बनती है दोस्तों 1/8। क्यों, 12 दूनी 24 और 1 25, 25 को 100 से भाग करोगे 4 बार जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब 8 थी पहले, 1 की कमी हो गई तो कितनी रह गई 7, मतलब पहले 8 थी 1 की कमी हो गई 7 रह गई। तो इसका मतलब पहले अगर उसका क्षेत्रफल निकालूं तो 8 छंग 48 आ जाएगा, बाद में अगर मैं क्षेत्रफल निकालूं तो 49 रह जाएगा, 49 हो जाएगा। तो यहां से कितना बड़ा है, 1 बड़ा है, किससे 48 से गुणा 100, तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, सॉरी 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 से ये 25 बार जाएगा, और 12 दूनी 24, 2 सही 1/12, 2 सही 1/12% की क्या हो जाएगी दोस्तों वृद्धि हो जाएगी। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि अगर इस तरह की फ्रैक्शन में आपको दे रखा है और आपको क्षेत्रफल में या आयतन में, ये क्वेश्चन आ गया कि 3D में बेलन और शंकु पे भी बनता है, तो वहां आयतन में परिवर्तन पूछता है, तो आपको दोनों ही तरीके आने चाहिए कि किस तरीके से कैसे जल्दी क्वेश्चन होगा। अगर ये दे रखा है तो मैंने जो पहला तरीका बताया बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसे वाली फ्रैक्शन आ गई तो आपको ये तरीका आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 27 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी। दोस्तों यहां क्वेश्चन आ गया बहुभुज का, लेकिन बहुभुज मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस में नहीं बताया है, तो दोस्तों यहां पर हम पढ़ लेते हैं बहुभुज क्या होता है। पॉलीगॉन, ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है, बहुभुज होता है दोस्तों। अभी हमने क्या पढ़ा, त्रिभुज पढ़ा, चतुर्भुज पढ़ा, वृत्त पढ़ा। बहुभुज का मतलब हो गया एक ऐसी आकृति जिसमें जब ज्यादा भुजाओं की बात हो जाए उसको हम आइडेंटिफाई ना कर पाए। जैसे यही क्वेश्चन है कि 27 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी, तो 27 भुजाओं वाली आकृति को हम क्या बोलेंगे भाई, 3 भुजाओं वाली को त्रिभुज बोल देते हैं, 4 भुजाओं वाली को चतुर्भुज बोल देते हैं, 5 भुजाओं वाली को पंचभुज बोल देंगे, 6 वाली को षष्ठभुज बोल देंगे, सप्तभुज बोल देंगे, अष्टभुज बोल देंगे, और वो क्या होता है 9 भुज होता है, फिर दशम भुज, इस तरह से बोलते चले जाएंगे। लेकिन अगर जो ज्यादा भुजाएं आ गई तो हम क्या बोलेंगे उसे, तो वो बन जाएगा दोस्तों बहुभुज। बहुभुज का मतलब कुछ बहुत ज्यादा भुजाएं जिनका कोई नाम हम नहीं दे सकते, तो ऐसी भी कोई आकृति बनेगी। तो ये क्या होता है जरा समझिए, कोई भी अगर बहुभुज है तो देखो कोई भी आकृति, अगर मैं ट्रायंगल से आपको समझाने की कोशिश करूं, ये भी एक बहुभुज ही है क्योंकि इसमें 3 भुजाएं हैं। तो एक होता है दोस्तों इसमें अंतःकोण होता है, ये हो गया आपका अंतःकोण। इसी का अगर मैं बात करूंगा ये क्या हो जाएगा, बहिकोण हो जाएगा या बाह्य कोण जिसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक्सटीरियर एंगल, और ये हो गया इंटीरियर एंगल। तो किसी भी बहुभुज के अंदर इंटीरियर एंगल प्लस
एक्सटीरियर एंगल, मतलब अंतः कोण प्लस बाह्य कोण के जो योग होता है वो क्या होता है दोस्तों, 180 डिग्री होता है। मतलब क्या आया इसका, इतना सा आया कि अंतः कोण प्लस बाह्य कोण बराबर होता है दोस्तों 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इतनी सी बात समझ में आई। उसके बाद दूसरी बात क्या है कि जैसे मैंने बताया ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग दोस्तों क्या होता है, 180 अंश आता है। तो ऐसे ही अगर मैं पंचभुज कह दूं या सप्तभुज कह दूं या 12 भुजाओं वाली कोई आकृति कह दूं या 20 भुजाओं वाली कोई आकृति कह दूं, फिर मैं आपसे पूछूं बताइए उस आकृति के अंतः कोणों का योग क्या होगा, तो आप कैसे निकालेंगे जरा समझिए। ये बहुभुज की बात चल रही है दोस्तों, बहुभुज का अंतः कोण प्लस बहुभुज का बाह्य कोण बराबर 180 अंश। ऐसे ही बहुभुज के अंतः कोणों का योग। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है, ये होता है आपके पास में n-2 इंटू 180 डिग्री। मतलब n यहाँ पर क्या है, n वो है जो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ही n है, -2 इंटू 180 डिग्री। इसी तरह से अगर मैं इसको निकालना चाहूँ कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है, तो आप करेंगे 3 - 2, क्योंकि त्रिभुज का निकालना तो 3 भुजा होती है त्रिभुज में, गुणा 180, तो 3 - 2 1 गुणा 180 बराबर आ जाएगा 180 डिग्री। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों अष्टभुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है, तो आप क्या करेंगे 8 - 2 गुणा 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 8 में से 2 गए 6 और 18 छक कितने होते हैं दोस्तों, 18 पंजे 90 और 18 छक्का 108, तो ये आ जाएगा 1080 डिग्री आ जाएगा, अंतः कोण का योग आ जाएगा। अब अगर मैं यही बात करता हूं दोस्तों प्रत्येक अंतः कोण, अब प्रत्येक अंतः कोण किसका निकलेगा, प्रत्येक अंतः कोण हमेशा दोस्तों उस चीज का निकलेगा जो रेगुलर होगी। रेगुलर का मतलब सम होगी। सम का मतलब क्या है, जिसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर होंगी। जैसे कहते हैं हम सम षष्ठभुज, सम अष्टभुज, सम त्रिभुज, सम चतुर्भुज। ठीक है, मतलब जिसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी उसी का प्रत्येक अंतः कोण बराबर होगा। नहीं तो, और जो अगर भुजाएं बराबर नहीं हुई तो अंतः कोण तो निकलेगा लेकिन वो बराबर नहीं होंगे और आप उसको निकालना पॉसिबल भी नहीं है अगर उसकी अलग अलग भुजाएं हैं तब। सिर्फ अंतः कोण आप एक ही कंडीशन में निकाल सकते हैं, प्रत्येक अंतः कोण एक ही कंडीशन में निकाल सकते हैं जब वो रेगुलर पॉलीगन हो, मतलब सम बहुभुज हो। ठीक है, तो सम बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान होता है दोस्तों n-2 गुणा 180 डिग्री अपॉन n। ठीक है, n का मतलब है जितनी उसमें भुजाएं हैं। जैसे मैंने कहा दोस्तों एक सम बहुभुज ले लूं, मैं सम त्रिभुज ले लूं, सम त्रिभुज का मतलब सम बाहु त्रिभुज, अगर उसके तीनों अंतः कोणों का योग 180 है तो भैया 3 कोण होंगे तो एक का कितना आ जाएगा दोस्तों, 60 आ जाएगा। अगर मैंने निकाला है ये सम अष्टभुज निकाला है तो सम अष्टभुज का अंतः कोणों का योग कितना आया दोस्तों, 1080 आया। लेकिन मैं कह रहा हूं प्रत्येक अंतः कोण कितना होगा, तो भैया आप क्या करोगे 8 से भाग दे दोगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 8 एकम 8 और ये 8 दूनी 8 एकम 8, 2 बच गया, 8 3 24, 4 बच गया, 8 पंजे 40, तो 135 डिग्री प्रत्येक अंतः कोण आता है दोस्तों किसका, सम अष्टभुज का। अगर मैं कह दूं सम षष्ठभुज का प्रत्येक अंतः कोण क्या होता है, तो आप दोस्तों क्या करेंगे, सम षष्ठभुज की बात कर रहा हूं तो सम षष्ठभुज में भुजाएं कितनी होती है 6 - 2 गुणा 180 डिग्री, और प्रत्येक की बात पूछ रहा हूं तो 6 से ही भाग दे दोगे, तो भाग दोगे तो 6 3 18, 30 आया और 6 - 2 4 और 4 गुणा 30 क्या दोस्तों 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपने क्या समझा, प्रत्येक अंतः कोण क्या होता है n-2 इंटू 180 डिग्री और जितनी भुजाएं हैं उससे आप कर देंगे भाग, तो ये आपका निकल आएगा प्रत्येक अंतः कोण निकल आएगा। अब बात करते हैं हम बाह्य कोण की। अब दोस्तों मैंने आपसे कहा बाह्य कोण क्या होता है, मैंने जब आपको बताया कि अंतः कोण प्लस बाह्य कोण बराबर होता है 180 अंश। अगर आपने प्रत्येक अंतः कोण निकाल लिया, किसी भी बहुभुज का अगर अंतः कोण निकाल लिया, अगर उसको 180 में से घटा देंगे तो आपका क्या बाह्य कोण निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब इम्पोर्टेंट बात क्या है, इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों
कि आपसे क्या कहता है वो एग्जाम के अंदर, आपको एग्जाम के अंदर अंतःकोण दे करके आपसे उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या पूछता है। अगर आपको अंतःकोण दे करके बहुभुज की भुजाओं की संख्या पूछा है तो अगर ये वाला आप फॉर्मूला लगाएंगे तो दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है और थोड़ा कैलकुलेशन में फंसने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर कभी भी आपको बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालनी हो, बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, अगर कभी भी आपको किसी भी बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालनी हो तो आपका सबसे पहला टारगेट रहेगा कि आप बाह्य कोण निकाल लें। आप क्या करें, बाह्य कोण निकाल लें और n बराबर होता है, किसी भी बहुभुज में भुजाओं की संख्या बराबर होता है 360 बटे बाह्य कोण। जो भी बाह्य कोण आपका आया है उसको 360, उससे 360 को भाग दे देना, आपकी भुजाओं की संख्या निकल के आ जाएगी। जैसे मैंने कहा था अभी कि समबहुभुज होता है, जो षष्ठभुज होता है, उसका प्रत्येक अंतःकोण कितना होता है दोस्तों, 120 डिग्री का होता है। जब प्रत्येक अंतःकोण 120 डिग्री का हो गया तो इसका मतलब बाह्य कोण कितना होगा दोस्तों, बाह्य कोण क्या 60 डिग्री होगा, तभी तो ये दोनों मिलकर 180 बनाएंगे। अब मैंने कहा इसमें भुजाएं कितनी होंगी, तो मैंने क्या किया, 360 को भाग दे दिया किससे, 60 से। तो मैंने देखा दोस्तों यहाँ पर 6 भुजाएं आ रही हैं। तो हमेशा आपका टारगेट क्या रहना चाहिए, कभी भी आपको भुजाओं का क्वेश्चन पूछे तो आपका टारगेट रहना चाहिए मुझे बाह्य कोण पता चल जाए कैसे भी। और बाह्य कोण निकालने का तरीका सिर्फ यही है, अंतःकोण दे दे तो 180 में से माइनस कर देना, बाह्य कोण निकल के आ जाएगा। दोस्तों एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ जो चीज़ यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप ये मान के चलिए कि वो एक तरह से एक कहते हैं ना, एक बाद में एक कंक्लूजन जो होता है किसी भी चीज़ का, जो मतलब जैसे दूध होता है, दूधिया लेके आता है, उसमें पानी भी मिलाता है, बहुत चीज़ें मिला करके देता है आपको। तो लेकिन क्या जब हम खोया बनाते हैं तो जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं वो निकल जाती हैं। तो ऐसे यहाँ पर जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, एकदम सब चीज़ से फिल्टर की हुई चीज़ें आपको मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, अपने खुद की एक्सपीरियंस की हुई चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको इस क्वेश्चन को निकालना है, पॉलीगन के कोणों से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो इसी तरह से आपको करना है, यही सारे फार्मूले इसमें लगने वाले हैं। ठीक है, मैंने विद एग्जाम्पल आपको बता दिए। अब इसमें एक पॉइंट क्या रह जाता है, विकर्ण, कि किसी भी बहुभुज के विकर्णों की संख्या आप कैसे निकालें। जैसा कि क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि 27 भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या क्या होगी, तो दोस्तों उसको भी पढ़ लेते हैं कि बहुभुज के विकर्ण क्या होते हैं। समझिए जरा, कोशिश कीजिए समझने की। किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या, किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या होती है दोस्तों n-3/2। n यहां पर क्या है, n यहाँ पर उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या है, n-3/2। अब दोस्तों इसको याद कैसे रखें, मैं अपनी बताऊं, मुझे कभी याद नहीं रहता है, हमेशा इसमें कन्फ्यूजन रहता है मुझे। ठीक है, अब नहीं रहता, लेकिन जब मैं पढ़ता था, जब मैं एग्जाम में, जब मुझे हमेशा कन्फ्यूजन रहता था इसमें। तो आप याद कैसे रखें, ऐसे अंतःकोण में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करो, आप एक चीज़ जरा समझो, कोई भी अगर मैं एक षष्ठभुज लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक षष्ठभुज लेता हूँ दोस्तों, विकर्ण क्या होता है, विकर्ण के लिए कितने चीजों की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, विकर्ण के लिए कम से कम 3 वर्टेक्स की जरूरत पड़ेगी। कम से कम कितने वर्टेक्स की जरूरत पड़ेगी, 3 वर्टेक्स की। क्यों, क्या इसको अगर इस वाले वर्टेक्स से, मतलब इन 2 वर्टेक्स को मिलाने की कोशिश करूं, क्या विकर्ण मिलेगा आपको, आप कहेंगे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो भुजा ही है। अब विकर्ण कब मिलेगा, विकर्ण ये मिल जाएगा मुझको, विकर्ण ये भी होगा, विकर्ण ये भी होगा। ठीक है, तो मिनिमम ये यहां देख रहे हैं 1 2 3 4 को मिला के ये विकर्ण मिल रहा है आपको, लेकिन यहां देख रहे हैं आपको 1 2 3 को मिला के विकर्ण मिल रहा है। तो मैंने आपसे कहा कि मिनिमम 3 वर्टेक्स, आपको 3 शीर्ष जरूरत पड़ेगी क्या, विकर्ण निकालने के लिए। तो यही वही 3 समझ लेना कि भाई ये 3 माइनस कर रहे हो आप। n क्या है, भुजाएं हैं, उन n भुजाओं में से ये 3 माइनस कर दिए तो विकर्ण निकल के आए। और कितने निकलेंगे, n भुजाओं के बराबर निकलेंगे, n से गुणा कर देना, और एक भुजा पे 2 बन रहे हैं तो 2 से भाग कर देना। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको जरा सीखनी है, इस तरह से याद कर सकते हैं। ये सिर्फ याद करने का तरीका, माइंड में बसाने का तरीका, जिस तरह से मैंने बसाया था ऐसे आप भी बसा सकते हैं। फालतू की चीज़ें दिमाग में ना बसाएंगे तो अच्छा रहेगा।
नंबर वंबर बसाने से कुछ नहीं होता है, ऐसे फार्मूले दिमाग में बसाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके सेहत के लिए प्लस आपके कैरियर के लिए। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था, बहुत रामायण इसमें मैंने पढ़ा दिया आपको। क्वेश्चन ये है 27 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी। आपके पास दोस्तों खूबसूरत से ऑप्शन है 324, 320, 322, 325। ठीक है, तो आपसे पूछा है 27 भुजाओं वाले, मतलब n का मान दे दिया आपको 27। ठीक है, तो भैया यहाँ पर रख दो 27 और 27 में से 3 गए तो 24 गुणा 2, इससे काटोगे 12 और 12 सत्ते 84, इकाई का अंक 4 आएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। पूरी गुणा भी करने की दोस्तों आपको ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस प्रैक्टिस क्लास का करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि प्रैक्टिस क्लास के अंदर मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाऊंगा जिनसे मैंने अपने एग्जाम में टाइम बचाया और खुद सिलेक्शन लिए हैं मैंने, तो वही चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आपको एग्जाम के अंदर टाइम बचाना है, किस तरह से पूरी कैलकुलेशन भी कहीं नहीं करनी होती कई बार क्वेश्चनों के अंदर, लेकिन हम फालतू की अननेसेसरी कैलकुलेशन करने में टाइम जाया कर देते हैं, खराब कर देते हैं, तो वो चीज़ भी नहीं करनी है। तो आप प्लीज़ इन क्लासेस को ज़रूर शेयर करें दोस्तों के साथ और खुद भी इंजॉय करें। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। क्वेश्चन है दोस्तों समचतुर्भुज का कि भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। समचतुर्भुज में आपको बता चुका हूं, ऐसी आकृति जिसकी चारों ही भुजाएं बराबर होती है लेकिन कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है। ठीक है, इंटीरियर एंगल, अंतःकोण। तो भुजा की लंबाई आपको ज्ञात करनी है, जिसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल दोस्तों आपको दे दिया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और विकर्ण की लंबाई दी है दोस्तों आपको 7 सेंटीमीटर। विकर्ण की लंबाई आपको दी है दोस्तों 7 सेंटीमीटर, सॉरी विकर्णों की लंबाई दी है आपको दोस्तों, विकर्णों की लंबाई आपको दी है दोस्तों 7 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा गया भुजा की लंबाई पूछिए। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास में 1.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और है 2 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों इसमें क्या दिया है आपको, विकर्णों की लंबाई नहीं है, ये विकर्ण की लंबाई होगी, विकर्ण की मतलब एक विकर्ण की लंबाई होगी ये। ठीक है दोस्तों, करेक्शन है इसमें थोड़ा सा। विकर्ण की लंबाई आपको दी है 7 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल दिया है 6 सेंटीमीटर और आपसे भुजा पूछिए। तो दोस्तों मैंने जब आपको समचतुर्भुज पढ़ाया था तो मैंने बहुत चीख चीख के बताया था कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल विकर्ण के टर्म में क्या होता है, विकर्ण के टर्म में होता है 1/2 d1 इंटू d2। ये आपको दोस्तों मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया था, प्रूफ भी बताया था इसका। ठीक है, अब क्षेत्रफल दिया मुझको 6, 1/2, एक विकर्ण दिया मुझको 7। अगर मैं यहाँ से दूसरे विकर्ण की बात करूँ तो दूसरा विकर्ण आ जाएगा मेरे पास में 6 दूनी 12/7, मतलब d2 आ जाएगा मेरे पास में 12/7। ठीक है, अब बात करते हैं, हमसे पूछा है भैया समचतुर्भुज की भुजा पूछिए। फिर मैंने एक तरीका और आपको बताया था, क्या बताया था कि d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर होता है 2a का होल स्क्वायर। ये मैंने आपको बताया था, आइडेंटिटी बताई थी और इस पर मैंने स्टार मार्क भी किया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और यकीन मानना दोस्तों, अगर 40 क्वेश्चन ग्रुप डी में मेंसुरेशन से पूछे गए हैं तो 7 से 8 क्वेश्चन सीधे सीधे समचतुर्भुज से पूछे गए हैं। इतना वेटेज है समचतुर्भुज का। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट मतलब फिगर है ये, पढ़ लेना इसे। तो अब इसमें रह क्या गया, इसमें रह गया दोस्तों अब d1 d2 आपके पास निकल के आ गया और आपको क्या करना है, भुजा निकालनी है। और d1 तो आपके पास ये है ही 7, तो आप सॉल्व कर लेंगे। d1 का स्क्वायर मतलब 49 प्लस d2 का स्क्वायर मतलब 12/7 का स्क्वायर आ जाएगा 144/49 आ जाएगा, बराबर 2a का होल स्क्वायर। अगर इसे सॉल्व करोगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 49 गुणा 49 प्लस 144/49 बराबर 2a का होल स्क्वायर आ गया। अगर इसे सॉल्व करोगे तो 49 की गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 49 को मैं 50 - 1 और 50 - 1 लिख सकता हूँ।
तो ये 50 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपके पास में 50 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 50 का स्क्वायर मतलब 2500 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 25 दूनी 50 दूनी 100। तो इस तरह से 2501 माइनस 100 करोगे तो आ जाएगा 1042, 2401 आ जाएगा। तो 2401 प्लस 144 है, तो यहाँ करोगे 2401 प्लस 144 करोगे तो 5 4 5 2 25 45 आ गया आपके पास, बटे है 49, और इधर है दिया हुआ आपको 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 49 है, सॉरी। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये दोस्तों आ रहा है आपके पास में, अगर इस 2a की वैल्यू में निकालना चाहूँ, इसको यहाँ रफ कर रहा हूँ, थोड़ा सा जगह बना रहा हूँ, तो ये 2a बराबर आ जाएगा दोस्तों। यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ कि 2545 बटे 49 का रूट। अब दोस्तों इसे मुझे सॉल्व करना है, ज़रा समझिए, कोशिश कीजिए। 45 यूनिट डिजिट में अगर आ रहा है, मतलब 25 नहीं आ रहा, तो ये भाई साहब पूर्ण वर्ग तो बनना है नहीं। क्यों? क्योंकि पूर्ण वर्ग जब मैं आपको बताऊंगा, वर्ग पढ़ाऊंगा, स्क्वायर पढ़ाऊंगा, तो आप देखते ही बता पाएंगे ये संख्या किस संख्या की पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो ये पूर्ण वर्ग तो है नहीं, तो बाहर तो आएगा नहीं। तो दोस्तों आपको अप्रॉक्स करना पड़ेगा। तो अप्रॉक्स कैसे करोगे? अगर 2500 किसका स्क्वायर होता है? 50 का। अब अगर 51 की बात करो तो 2601 पे पहुंच जाओगे। तो 2601 इससे ज्यादा है 2545 से, तो आप इसको अप्रॉक्स 50 ले लो। ठीक है, इसको 50 ले लो, तो ये 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500, और इस 49 को भी 50 ही ले लो। तो इस तरह से ये आ जाएगा आपके पास में रूट 50। ठीक है, और रूट 50 को दोस्तों आप क्या लिख लेंगे? 5 रूट 2। और 5 रूट 2 का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा? 5 रूट 2 का मतलब छोटा सा इतना सा हो जाएगा कि 5 गुणा 1.41। अगर इससे गुणा करोगे तो लगभग 5 ही आने वाला है। ठीक है, अप्रॉक्स में चलना है दोस्तों, एग्जैक्ट नहीं चलना है, क्योंकि ये एग्जैक्ट आंसर आएगा ही नहीं, अप्रॉक्स में आएगा। और आंसर भी आपसे लगभग में पूछा है, तो 2a बराबर 5 आ गया। तो a बराबर दोस्तों आपके पास कितना आने वाला है? 2.5, क्या लगभग में। तो आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। अब दोस्तों इस क्वेश्चन से आपने एक चीज सीखने को मिली होगी कि क्वेश्चन तो बहुत अच्छा था, छोटा सा था, लेकिन क्या कैलकुलेशन में भाई साहब नानी याद आने वाली है एग्जाम के अंदर अगर ये क्वेश्चन आया तो। अगर आप पहले से प्रैक्टिस करके नहीं गए हैं ऐसे क्वेश्चन की, तो भाई साहब तारे दिखाई पड़ेंगे एग्जाम के अंदर। और ऐसे क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा भी मतलब कॉन्फिडेंस लूज हुआ तो आगे का पूरा पेपर खराब हो जाना है, क्योंकि आपको पता है फार्मूले भी जानते हैं, तरीका भी जान रहे हैं, लेकिन आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है, ऐसे क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस नहीं की है जो कैलकुलेशन फंसाने वाला है। कैलकुलेशन सिर्फ क्या था? अप्रॉक्स में करनी थी, लेकिन एग्जाम के अंदर पहली बार में आप इस चीज को नहीं कर पाएंगे। यहां मैंने आपको बताया किस तरह से करनी थी कैलकुलेशन अप्रॉक्स में जाकर के। तो ये तरीके दोस्तों आपको सीखने हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, मैं इसको रफ कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके पास में, सम सप्तभुज तथा सम द्वादश भुज के आंतरिक कोणों की माप का अनुपात क्या होगा? जरा समझिए दोस्तों, क्वेश्चन बड़ी हिंदी टफ है भाई, इंग्लिश से तो हिंदी बहुत टफ लग रही है हमें। सप्तभुज और एक है सम द्वादश भुज, लेकिन वो तो शुक्रगुजार हैं अपने माँ बाप का जिन्होंने हमें विद्या मंदिर जैसे विद्यालय में हमारी प्रारंभिक शिक्षा को आगे बढ़ाया, नहीं तो हम नहीं समझ पाते द्वादश भुज क्या होता है। ठीक है दोस्तों, द्वादश भुज इतनी सी बात है कि 12 मतलब ऐसा समभुज जिसकी भुजाएं क्या है? 12 है। सप्तभुज मतलब जिसकी भुजाएं 7 है। ठीक है, आपसे दोस्तों क्या पूछा है? आपसे इतनी सी बात पूछिए कि इनके आंतरिक कोणों की माप का अनुपात क्या होगा। क्या दोस्तों अभी जस्ट 5-10 मिनट पहले ही मैंने आपको बताया कि आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण कैसे निकालते हैं? n-2 इंटू 180/n निकालते हैं। तो अगर इसका प्रत्येक आंतरिक कोण निकालूंगा तो n-2 इंटू मतलब 7-2, 7-2 क्या 5 हो जाएगा, इंटू 180 डिग्री अपॉन 7 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भुजा कितनी है? 7 है। अनुपात इसका कितना आ जाएगा? द्वादश है तो 12 में से 2 जाएगा, 10 आ जाएगा, गुणा 180 बटे 12 आ जाएगा। 180 से 180 कट जाएगा,
5 से ये 2 बार कट जाएगा, 2 से ये 6 बार कट जाएगा, तो ये आया 1/7 अनुपात 1/6। इसको सॉल्व कर लूंगा तो 6:7 आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, इनका आंतरिक कोणों का अनुपात आ जाएगा, प्रत्येक आंतरिक कोण का अनुपात आ जाएगा। इस तरह से दोस्तों आंसर आपका हो जाएगा 6:7। ऑप्शन भी आपको दे रखे थे, 6:7 दे रखा था, 7:12 दे रखा था, 2:3 दे रखा था, 4:5 दे रखा था। तो इस तरह 6:7 दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन अभी हमने कॉन्सेप्ट भी पढ़ा, आपको क्वेश्चन भी देखने को मिल गया। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके पास, 4.5 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाले शीर्ष काटे जाते हैं। इस प्रकार बने अष्टभुज की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करें। दोस्तों बहुत जहर क्वेश्चन आ गया। ये लेवल है दोस्तों आपका रेलवे का। जो दोस्तों मुझसे कह रहे थे, मेरे पास फ़ोन आ रहे थे स्टूडेंट के, वो कह रहे थे सर आपका लेवल बहुत ज़्यादा जा रहा है, आप बहुत अच्छे लेवल का पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, रेलवे के अंदर इतना लेवल नहीं आता है। उनके लिए ये एक आईना साबित होने वाला है ये क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों 5 + 4√2। तो प्लीज़ दोस्तों मेरी बातों पे विश्वास कीजिए, मैं इतना ही कह सकता हूँ आपसे। क्यों? क्योंकि मैं उस रास्ते से गुजरा हुआ हूँ जिस रास्ते पे आप चलने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छे से पता है लेवल क्या रहने वाला है एग्ज़ाम के अंदर, आपका किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस तरह के पूछे जाएंगे, बहुत अच्छे से पता है मुझे दोस्तों। अब आते हैं भाई, किस पे आते हैं, क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दोबारा पढ़ता हूं मैं, क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है 4.5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाले शीर्ष काटे जाते हैं। आपसे पूछा है इस प्रकार बने अष्टभुज की परिधि और क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है दोस्तों, मैं शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा और पूरा तरीका भी बताऊंगा क्या है, लेकिन बस आप दिल थाम के क्वेश्चन को देखते रहिए मैं कैसे करा रहा हूँ। ये एक वर्ग था जिसकी भुजा थी दोस्तों 4.5 सेंटीमीटर। वर्ग है तो सारी भुजाएं 4.5 सेंटीमीटर होंगी। ठीक है, अब क्या किया, एक होशियार चंदा है, उन्होंने क्या किया, इनके शीर्षों से इसको काट दिया। मतलब 1 सेंटीमीटर भुजा का शीर्ष काट दिया। 1 सेंटीमीटर भुजा का शीर्ष काटने का मतलब क्या है कि वो आए और ये 1 सेंटीमीटर, ये क्या हुआ 1 सेंटीमीटर इधर 1 सेंटीमीटर इधर, ये उन्होंने भाई साहब ने काट दिया। ऐसा ही इधर काटा, ऐसा ही इधर काटा और ऐसा ही इधर काटा। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो चीज़ बनी है जिसको मैं क्या कर रहा हूँ, जिग जैग कर रहा हूँ। एक इस तरह की आकृति बन गई जब उन्होंने क्या किया, 4 कोने काट दिए, ये आकृति बन गई। ठीक है, तो क्या ये सम अष्टभुज बन जाएगा दोस्तों। अब इस अष्टभुज की परिधि आपको निकालनी है, तो परिधि निकालने के लिए तो सिंपल सा काम क्या करो आप, कौन सा मार्कर लूं, हाँ ये ले लेता हूं। 1 सेंटीमीटर यहां कम हुई है, 1 सेंटीमीटर यहां कम हुई है, टोटल कितनी है 4.5। 2 सेंटीमीटर कम हो गई तो ये वाली दूरी कितनी रह गई होगी, 2.5 सेंटीमीटर रह गई होगी। ऐसे ही ये वाली दूरी कितनी रह गई होगी, 2.5 सेंटीमीटर रह गई होगी। ऐसे ही ये वाली दूरी की बात करूं तो 2.5 सेंटीमीटर रह गई होगी। इस वाली दूरी की बात करूं तो 2.5 सेंटीमीटर रह गई होगी। ठीक है दोस्तों, ये मुझे मिल गई। अब मुझे ये वाली भुजाएं और मिल जाए चारों, तो क्या मैं परिधि निकाल दूंगा। परिधि क्या होता है, जितनी भुजाओं से आकृति बनी है सबका जोड़ क्या होता है, परिधि होती है। ठीक है, अब अगर मुझे इस भुजा को निकालना है, जरा समझिए, ये 1 है और ये भी 1 है और ये क्या है, वर्ग था तो 90 डिग्री होगा। अब अगर ये 90 डिग्री है, ये 1 है, ये 1 है, तो ये क्या होती है, √2 होती है। पाइथागोरस प्रमेय से आप निकालेंगे तो ये दोस्तों कितनी हो जाएगी, √2 हो जाएगी। ऐसे ये भी √2 हो जाएगी, ये भी √2 हो जाएगी और ये भी √2 हो जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं परिधि की बात करता हूं तो परिधि दोस्तों कितनी हो जाएगी, 4 भुजा तो है 2.5 सेंटीमीटर वाली, तो 4 भुजा तो है दोस्तों 2.5 सेंटीमीटर वाली,
प्लस 4 ही भुजा कितनी है, √2 वाली, तो 4 गुणा √2। तो इस तरह से अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 25 चौका 100 और पॉइंट है 1 अंक बाद, तो कितना आ जाएगा 10 + 4 √2। अगर दोस्तों आप यहीं से आंसर पे पहुंचना चाहे तो एक ही ऑप्शन है जिसमें परिधि आपको ये दे रखी है, ठीक है। एक तो तरीका ये हुआ, आप डायरेक्ट परिधि से आप आंसर पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अब आपको अगर शौक है कि भैया हमें क्षेत्रफल निकाल के मानेंगे, क्या पता क्षेत्रफल दूसरा आ जाए, ठीक है, तो भैया उनके लिए भी देख लो जरा। अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो अगर पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से मैं ये जो साइड साइड कर रहा हूँ, लाइनिंग कर रहा हूँ, ये 4 त्रिभुजों के क्षेत्रफल अगर मैं निकाल दूं तो क्या इस अष्टभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो भैया पूरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या था, 4.5 का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है, माइनस इसमें से निकालना है 4 समकोण त्रिभुजों का क्षेत्रफल, और समकोण त्रिभुज क्या है, एक एक भुजा के हैं, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/2, 1 × 1 मतलब 1/2। 4 होंगे तो 4 से गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 2। तो इस तरह से कितना आ गया दोस्तों, ये पूरा 2 आ गया। ये मुझे इसमें से घटाना है। अगर मैं 45 का स्क्वायर करूंगा तो दोस्तों ये आ जाएगा 20-25 आ जाएगा, ठीक है, और पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। इसमें से अगर मैं 2 घटा दूंगा तो दोस्तों ये आ जाएगा 18.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो भैया उन लोगों को भी शांति मिल जाएगी जो कह रहे थे कि मुझे एरिया निकालना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का, अगर आप सारे कॉन्सेप्ट जानते हैं, अगर मेरी सारी ही वीडियो अगर आप देखते हैं ईमानदारी से, तो भाई साहब मैं लिख के दे सकता हूँ दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपका सिलेक्शन रोक ले, ठीक है। तो कोशिश कीजिए दोस्तों इन सारी वीडियो को देखना, पहले कॉन्सेप्ट क्लासेस देखिए, फिर उसके बाद जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट देखना है, आपको बहुत ज़रूरी है देखने के लिए। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन मैंने अभी रह गए हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इस चक्कर में। आगे के क्वेश्चन दोस्तों हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। बने रहिए दोस्तों इस चैनल के साथ देते रहिए मेरा, और देखिए साथ साथ चल के देखिए कहाँ तक आप पहुँचते हैं। अगर आप मेरा साथ देते रहेंगे दोस्तों, दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको आपकी मंजिल से पाने में, मंजिल को हासिल करने में कोई भी रोड़ा आगे अटकाए, ठीक है दोस्तों। बाकी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और एंड तक देखा करें, ठीक है दोस्तों। चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, खुश रहिए, मेहनत करते रहिए।